पापा ने बोला इसको सिखाओ आप थोड़ा। तो उन्होंने पापा को एकदम मना कर दिया कि नहीं, ये फ़ील्ड अच्छा नहीं है। 25 साल से मैं इस फ़ील्ड में हूँ, मेरे को कुछ भी इसमें गेन नहीं हुआ। और अगर फाइनेंशियली आप बात करो, तो अभी फाइनेंशियली इसमें कुछ भी स्कोप नहीं है। तो मेरा भी थोड़ा ऐसा हो गया कि अगर स्कोप नहीं है तो मैं ये क्यों करूँ? पहले के जो गाने थे, वो उस उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा थी, जी, जी। लेकिन आज की डेट में जो गाने हो रहे हैं, उनकी लाइफ धीरे-धीरे कम होती जा रही है। आपको क्या कारण लगता है इसके पीछे? देखो, एआई एक टूल है। एआई सिर्फ़ मैं यही कहूँगी, एक जस्ट एन टूल। इसके अलावा एआई कुछ भी नहीं है। और अभी काफ़ी पॉपुलर एक टॉपिक चल रहा है कि एआई ह्यूमन्स को रिप्लेस कर देगा, एआई ह्यूमन्स को रिप्लेस कर देगा। ऐसा नहीं है। बहुत मुश्किल है ह्यूमन्स को रिप्लेस। एआई बनाया किसने? इंसानों ने बनाया है। एक बार मैं रात को सो रहा था, जब मेरे दिमाग में एक ट्यून बज रही है और मेरे सपने में मैं किसी के साथ बैठा हूँ, किसी आर्टिस्ट के साथ बैठा हूँ, मैं उसको वो धुन सुना रहा हूँ, कि ये धुन ऐसा है। और सबकॉन्शियसली मैं उस चीज़ को सेंस कर पा रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी ट्यून है और इस पे ये काम किया जा सकता है। मैं ऐसा कह सकते हो आप कि आधी नींद में था और आधा मैं जग रहा था। और मैं चाह रहा था कि मैं मेरा फ़ोन उठाऊँ और उस धुन को रिकॉर्ड कर लूँ कि वो बहुत अच्छी धुन है। लेकिन मैं बहुत ट्राई किया मैंने। तो फर्स्ट टाइम जब ये मेरे साथ हुआ, तो मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर पाया। जब मैं सुबह उठा, मैंने सोचा मैं सुबह उठूँगा तो मेरे को ये चीज़ें याद रहेगी, जो धुन बनी है वो मेरे को याद रहेगी। लेकिन वो वैसा हुआ नहीं। अगली बार फिर जब मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मैंने आधी रात को करीब 2 या 3 बजे होंगे, मैंने अपना फ़ोन उठाया और उसको रिकॉर्ड किया, जैसे-तैसे उसी आधी नींद के अंदर। फिर उसको मैंने सुबह डिकोड करने की कोशिश करी कि मैंने जो नींद में जो ट्यून सोची थी, वो कैसी होगी। उसको फिर मैंने थोड़ा बहुत रेडी किया, फिर उसको गाने के अंदर कन्वर्ट किया। तो ऐसा होता है कई बार। इंसान जब भावनात्मक और मानसिक रूप से परेशान होता है, तो संगीत उसके लिए निस्वार्थ मददगार साबित होता है। अगर माहौल खुशी का है, तब भी संगीत की अनिवार्यता कम नहीं होती। संगीत की दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि सिंगर यानी गायक कलाकार को ही मिलती है। अगर गाना हिट हुआ तो पूरा क्रेडिट सिंगर को ही जाता है, क्योंकि जनता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सिंगर से ही परिचित होती है। लेकिन हकीकत यह है कि एक गाना तैयार करने में एक बड़ी टीम काम करती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है उस गाने के निर्देशक यानी म्यूजिक डायरेक्टर की। ऐसे ही एक युवा म्यूजिक डायरेक्टर जिन्होंने छोटी सी उम्र में टी सीरीज जैसी बड़ी म्यूजिक कंपनी के साथ काम किया। इसके अलावा आज तक करीब 4000 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं। संगीत का गहरा अनुभव होने के कारण इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट सुपर हिट भी रहे। जी हाँ, आज हमारे साथ चर्चा के लिए उपस्थित है एमवी म्यूजिकल स्टूडियो के निर्देशक महेश व्यास। नमस्कार, मैं हूँ योगेश राजस्थानी। टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। महेश जी, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने टी सीरीज के साथ काम किया, आपने राजस्थानी के बहुत बड़े-बड़े कलाकारों के साथ काम किया। जी। आपने राहगीर अभी बहुत ट्रेंड में है, आपने उनके साथ भी काम किया। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? इस सफ़र की शुरुआत मैं जब 7 साल का था, वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। सबसे पहले मैं जब 7 साल का था, उस टाइम मेरे पास एक छोटा कीबोर्ड हुआ करता था, जो बच्चों को दिया जाता है, खिलौने की तरह। खिलौने की तरह। तो मैं उसको एज़ अ टूल यूज़ किया करता था। उसपे कुछ मैं गाने बजाया करता था, छोटे-छोटे गाने जो वो मेरे देश की धरती सोना उगले, तो वो सब मैं गाने उसपे बजाया करता था। तो म्यूज़िक का इंटरेस्ट मेरा वहाँ से स्टार्ट हुआ। जैसे-जैसे चलता गया, म्यूज़िक का इंटरेस्ट और बढ़ता गया। मैंने 10th क्लियर करी। 10th बोर्ड जैसे ही क्लियर हुआ तो मैंने पापा को बोला कि मुझे म्यूज़िक सीखना है। तो पापा के जो दोस्त हैं, जो मेरे गुरुजी हैं, राज नाईक जी पुरोहित, तो उनके पास मैं गया। वहाँ से मैंने क्लासिकल म्यूज़िक सीखना स्टार्ट किया और 3 से 4 साल मैंने करीब क्लासिकल म्यूज़िक की ट्रेनिंग ली, जो बेसिक क्लासिकल म्यूज़िक होता है। और उसके बाद मेन टर्निंग पॉइंट आया, जो मैं बिकम अ सिंगर टू अ म्यूज़िक कंपोज़र चेंज हो 10th गया के पूरा। बाद सब्जेक्ट म्यूज़िक ही था आपके पास? अगर मैं मेरे बैकग्राउंड की बात करूँ, तो मैं बेसिकली जैसे कॉमन सभी होता है, मैं कॉमर्स स्टूडेंट था। ओहो! अच्छा। मेरा विज़न था ही नहीं कि मैं एक सिंगर बनूँगा या एक म्यूज़िक डायरेक्टर या कंपोज़र या प्रोड्यूसर बनूँगा। मैंने स्टार्ट किया ऐसे बस शौक के रूप में मैंने स्टार्ट कर दिया उसको।
और फिर पापा को बोला मैंने कि मैं म्यूज़िक सीखना चाहता हूँ, मैं सिंगर, मैं थोड़ा बहुत शौक है मेरे को, सीखना है। तो पापा ने मुझे उनके पास ट्रेनिंग के लिए भेजा। तो 3-4 साल, जैसे मैंने आपको बताया कि 3-4 साल ट्रेनिंग करने के बाद फिर मैं एक स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करने गया मेरा। वहाँ मैंने गाना जब रिकॉर्ड किया, तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ म्यूज़िक डायरेक्शन में, म्यूज़िक क्रिएशन के अंदर। वो मुझे एक ऐसी यूनिक चीज़ लगी, जो म्यूज़िक बनता कैसे है पर्टिकुलर। तो म्यूज़िक बनाया कैसे जाता है, तो जहाँ वहाँ पे जो पर्सन थे, मैंने उनसे बात करी कि मुझे म्यूज़िक ये आप बनाते कैसे हो? ये बहुत अलग चीज़ है। मैंने तो आज तक, मैंने उससे पहले, मैं सही बताऊँ, मैंने स्टूडियो का नाम भी नहीं सुना था कि अच्छा, वो स्टूडियो क्या स्टूडियो होता है? देखा तो पता चला कि हमें ये भी हाँ, कि आना स्टूडियो चाहिए। एक चीज़ होता है, ये भी नहीं पता था मेरे को स्टूडियो ऐसा होता है, या स्टूडियो के नाम की कोई चीज़ होती है जहाँ गाने रिकॉर्ड होते हैं। अच्छा, पहले जैसे आम पब्लिक सोचती है, आम जनता सोचती है, या मैं भी वैसे ही सोचता था कि स्टूडियो या फिर गाने रिकॉर्ड होते हैं सिर्फ़ फ़िल्म्स के अंदर। फ़िल्म के लिए ही गाने बनते हैं, या फ़िल्म में ही गाने होते हैं, इसके अलावा कुछ गाने का होता ही नहीं है। और बहुत से लोग तो ऐसे ही सोचते थे जब अब तो लोग बहुत मीडिया से जुड़ हाँ, गए। हाँ, वो ऐसा ही लगता था कि बस वो फ़िल्म के अंदर जो गाना चल रहा है, डेस्टिनी है या जगह है, वो बस फ़िल्म है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट टाइम जैसे स्टूडियो मैंने देखा, मैंने उनको बोला कि मुझे ये जो आप काम करते हो, वो मुझे सीखना है। क्योंकि उस टाइम मेरे दिमाग में इसको प्रोफ़ेशन बनाना या इसको अपना पैशन बनाना, मेरा ऐसा कोई भी चीज़ नहीं था दिमाग में। मैंने उनको बोला, तो उन्होंने कहा, "ये फ़ील्ड अच्छा नहीं है। ये अच्छा, ये फ़ील्ड जो है, ये बहुत, मतलब मैं आज पच" वो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया। पापा ने बोला, इसको सिखाओ आप थोड़ा। तो उन्होंने पापा को एकदम मना कर दिया कि नहीं, ये फ़ील्ड अच्छा नहीं है। 25 साल से मैं इस फ़ील्ड में हूँ, मेरे को कुछ भी इसमें गेन नहीं हुआ। और अगर फाइनेंशियली आप बात करो, तो अभी फाइनेंशियली इसमें कुछ भी स्कोप नहीं है। तो मेरा भी थोड़ा ऐसा हो गया कि अगर स्कोप नहीं है तो मैं ये क्यों करूँ? लेकिन उस टाइम मेरे दिमाग में इतना कुछ सब कुछ नहीं चलता था, क्योंकि एक जो बचपन होता है, उसमें आप इतना नहीं सोचते मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा क्या ग्रोथ होगा, मैं कहाँ पहुँचूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं उस होता है। टाइम तो जो चीज़ अच्छी लगी बस वो बस वो करनी है। मेरे को वो करना है, मेरे को वो शौक, वहाँ से उस चीज़ का शौक लगा मेरे को। तो वहाँ मैं मेरे को बस ये सीखना है और कुछ नहीं करना। तो मैंने उनको, प्रोफ़ेशन नहीं, मेरे को बस मेरे को ये थोड़ा बहुत सिखा दो, तो मैं ऐसे ही, बस मेरा टाइम पास के हिसाब से, मैं गेम खेलने से अच्छा है कि मैं उसको हुँ, चीज़ को मैं बनाऊँ, क्योंकि मुझे म्यूज़िक अच्छा लगता है। तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं, नहीं, आप इसको इस फ़ील्ड में मत डालो, क्योंकि ये फ़ील्ड काम का नहीं है, इसमें कुछ स्कोप नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो पापा ने भी फिर मना कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि जब पेरेंट्स बहुत पॉसेसिव होते हैं आपको लेके, वो यही सोचते हैं कि जो बच्चा है वो किसी गलत राह पे ना जाए, या कोई ऐसी चीज़ ना करे जिससे उसको उस लाइफ में नुकसान उठाना पड़े। तो वैसे ही मेरे पापा ने भी मना कर दिया फिर कि इसमें कुछ काम का है नहीं, तो क्यों इसमें जाना? शौक के रूप में मैंने गाना रिकॉर्ड किया और मैं घर पे आ गया। लेकिन वो जो अंदर की चाहत है, वो ख़त्म नहीं हो रही थी। ऐसा करके 2-3 महीने निकलते गए, मैं थोड़ा भूल भी गया कि वो चीज़ कुछ करना है मेरे को। 2-3 महीने बाद सिर्फ़ वो जो सिंगर मैं बनना चाहता था, तो सिंगर का मेरे अंदर उस टाइम जुनून था। तो मैंने फिर से एक गाना और लिया, एक गाना और कंपोज़ किया, उसपे लिरिक्स लिखवाए, वो सब किया, फिर मैं फिर से स्टूडियो पहुँच गया, उन्हीं के पास वापस। उन्हीं के पास अच्छा, वापस। तो वहाँ पहुँचने के बाद मेरे को वापस वो एनर्जी मिली कि नहीं, इसको सीखते हैं, नहीं इसको सीखते हैं। वो वो जाने भाग-भाग वहाँ जाने के बाद वापस याद फिर आया से कि हमें ये करना है, ये वापस करना सीखना था है। मेरे को, हाँ, ये मेरा पैशन थोड़ा-थोड़ा बन रहा था अंदर से। हिडनली वो चीज़ क्रिएट हो रही थी, मुझे पता नहीं था। मैंने देखा, और फिर से बात करी, मैंने कहा, प्लीज़ आप मुझे सिखा दो, थोड़ा बहुत ही सिखा दो, जितना बस मैं उसको शौक के रूप में करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बहुत ऐसा-ऐसा मशक्कत करते-करते कहा, चलो ठीक है, मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूँगा। तो ऐसा करके फिर वो रिकॉर्ड हुआ गाना। फिर मैंने उस दिन उनसे थोड़ा बहुत 1 डेढ़ घंटा बात करी। क्या सॉफ्टवेयर होता है? क्या आप कौन-सा डॉ यूज़ करते हो? क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हो? अच्छा, ये जो ढोलक बज रहा है, इसका एक पर्टिकुलर सेक्शन है, इसको लूप बोलते हैं। या ये जो गिटार बज रहा है, तो ये अच्छा कंप्यूटर से भी बज सकता है। कंप्यूटर के भी इसमें सॉफ्टवेयर होता है गिटार्स के। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे देखा मैंने। तो उनसे पूछा कि क्या मैं ये यूज़ कर सकता हूँ? तो उन्होंने बोला कि फिर ये देखो पेड है, इसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। और जब मैं उस टाइम की बात करूँ तो उस समय में पैसा खर्च करना बहुत मुश्किल काम था। उस टाइम कौन से स्टैंडर्ड में थे आप एकेडमिकली?
एकेडमिकली मैं अगर मानो तो मैं 10th पास आउट हुआ, 11th होऊंगा मैं, 11th या अच्छा। 12th में। उस टाइम कुछ ऐसा नहीं था, फाइनेंशियली ग्रोथ में ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि सिर्फ शौक पूरा सब करना सब था। और शौक के लिए कोई आदमी इतना पैसा नहीं खर्च करता। तो उन्होंने मेरे को एक एक्स अमाउंट बताया कि इतना आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा तभी आपका सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा। तो वो पैसा उस टाइम के लिए बहुत बड़ा था, जो मेरे लिए भी अफोर्डेबल नहीं था। वो मैं पैसा खर्च कर सकूँ उस पे, और वो भी सिर्फ शौक के शौक के लिए। लिए, हाँ। पापा ने तो बोला जबकि तू ले ले, कोई दिक्कत नहीं है पैसा। लेकिन मेरे मन में आया कि मैं इतने रुपए फालतू लगवा दूंगा मेरे शौक हाँ, के लिए सिर्फ। 11th-12th में बच्चा थोड़ा हाँ, सीरियस होने लग जाता है। बस उसको मैं थोड़ा सा इसलिए मैंने अवॉइड कर दिया। मैं कहा नहीं, मैंने सिर्फ उनको नाम पूछे। मैं कहा आप मेरे को नाम बता दो, आप मेरे को सॉफ्टवेयर मत दो, मैं अभी नहीं खरीद सकता, आप मेरे को सिर्फ नाम बता दो। तो फिर वो नाम लेके मैं घर पे गया। फिर मैंने पूरा 2-3 दिन बैठ के इंटरनेट पर रिसर्च किया, कौन सा सॉफ्टवेयर और होता है, इससे रिलेटेबल सॉफ्टवेयर कौन-कौन से हैं और जिस पे मैं काम कर सकता हूँ, या जो मेरे को फ्रीली अवेलेबल हो जाए। तो कुछ फ्री के सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड्स किए। फिर जो डीएडब्ल्यू होता है, जो हम जिस सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं उसको डॉ बोलते हैं, जहाँ पे म्यूज़िक क्रिएट होता है उसको डॉ बोलते हैं। तो वो डॉ मैंने एक 2003 वर्ज़न का मैंने डाउनलोड किया, और उसका नाम था न्यूएंडो। न्यूएंडो 3 करके उस टाइम का वर्ज़न था, वो पॉपुलर था उस टाइम पे। तो वो कहीं से जुगाड़ करके मैंने ऐसे डाउनलोड कर लिया ऐसे ही। मैंने टाइम पास करना है अपना, देख लेंगे जो भी है, चलेगा तो ठीक, नहीं चलेगा तो भी ठीक। तो ऐसा करके मैंने डाउनलोड कर लिया उस सॉफ्टवेयर को। अब मैं उस सॉफ्टवेयर को चला रहा हूँ, उसमें कुछ आवाज़ ही नहीं आ रहा। अच्छा। मैं कीबोर्ड ऐसे-ऐसे प्ले कर रहा हूँ, वो कीबोर्ड चल नहीं रहा। फिर मैं वापस अगले दिन पापा के साथ उनके पास गया। मैंने कहा मैं देखो वो सॉफ्टवेयर तो मैंने कहीं से जुगाड़ करके निकाल लिया। लेकिन अब मेरे को बताओ इसमें साउंड कैसा आएगा? ये तो बज ही नहीं रहा, मैं इतने दिन से ट्राई किए जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। तो उन्होंने मेरे को ऐसा बताया कि ये सिर्फ़ एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आप काम कर सकते हो। आपको अगर कुछ साउंड चाहिए तो मैंने जैसे आपको पहले वीएसटी बताए थे, वो आपको लेने पड़ेंगे। लेने पड़ेंगे। मैं फिर वहाँ पे फँस गया। अब मैं करूँ क्या? क्योंकि पैसा था नहीं उस पे खर्च करने के लिए बिल्कुल भी। मैंने उनसे बोला कि आप मेरे को कुछ रियायत दीजिए, या कुछ मेरे को थोड़ा-सा छूट दे दीजिए इस सॉफ्टवेयर पैसे में। आपने तो खरीद रखा है, मेरे को आप कुछ कम पैसों में दे दीजिए क्योंकि मेरे पास इतना बजट नहीं है। तो और मेरे को एक और चीज़ दे दीजिए आप प्लस, कि मैं आपको उसको टुकड़ों में पैसे दूँगा, क्योंकि मेरे पास अब ठीक है। इतना पैसा नहीं है कि मैं एक साथ आपको इतना पैसा दे सकूँ। तो फिर उन्होंने भी, वो भी अच्छे, बहुत अच्छे पर्सन थे। उन्होंने बोला ठीक है, तुम ले जाओ सॉफ्टवेयर। तो मेरे को थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके तो मैं 1000 कभी ₹500 कभी ऐसा करके अभी ₹800 उनको हर कुछ दिनों में जमा करा था। तो एक टाइम जब ऐसा आया, कुछ ही पैसे बचे होंगे तो मैं उनको देने गया, तो उनके भी मन में एक ऐसा आया कि भाई तू रहने दे अब, अब ठीक रहने दे, है। बहुत हो गया। तूने दे दिए, जितना देना था, मैंने लेना था वो मैंने ले लिया। तू अब इसमें खुश रह, तू काम कर बस। तो उनको वो जुनून दिखने लगा कि तुम्हारे अंदर कुछ जुनून है, तुम काम करना चाहते हो, तुम करो। अब बात होती है उनसे? हाँ, आज भी बात होती है उनसे। आज भी मेरा उनसे अब वही उनका क्या रिलेशन है। रिएक्शन है? अब रिएक्शन तो उनका क्या बताऊँ, वो भी मतलब खुश है उस चीज़ को लेके कि हाँ, जो मैं जिस पैशन से, जिस जुनून से काम कर रहा था, आज कुछ मैं अचीव कर पाया हूँ उस फ़ील्ड में। तो वो भी खुश होते हैं आज भी। आज जैसे मिलते हैं, वो गुरु समान है मेरे। स्टार्ट किया ये जो म्यूज़िक आपने स्टूडियो। बताया कि भई 11th-12th का टाइम रहा जी, मोस्टली ये, जी। तो उस टाइम पढ़ाई का प्रेशर नहीं रहा, घर की तरफ से? पढ़ाई का प्रेशर बिल्कुल था। पढ़ाई भी करता था मैं, और कुछ थोड़ा-सा फ़ैमिली का भी काम था मेरा उस टाइम। तो उसमें भी मैं अपना टाइम जो है 70-80% टाइम फैमिली में भी इन्वेस्ट करता था। 10-20% जो मेरा टाइम बचता था, उसमें मैं म्यूज़िक को भी टाइम देता था। प्लस जो स्टडीज़ की बात है, तो स्टडीज़ भी साथ में करता था। मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कॉमर्स स्टूडेंट था बेसिकली। तो म्यूज़िकल स्टूडेंट, या मेरे फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी म्यूज़िक से रिलेट ही नहीं करता। ना कोई म्यूज़िक फ़ील्ड में है, ना कोई सिंगर है, ना कोई राइटर है, कुछ भी नहीं है। सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, सभी गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करने वाले हैं। तो ये एक नई चीज़ थी, सभी को समझने में भी थोड़ा टाइम लगा कि ये कैसे होगा काम? इस फ़ील्ड में क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो सारे क्या ग्रोथ है? गवर्नमेंट से थे तो फिर गवर्नमेंट का भी प्रेशर रहा होगा? बिल्कुल था। प्रेशर, ऐसा प्रेशर कभी मेरे पापा ने या कभी मेरी फैमिली में ऐसा प्रेशर नहीं क्रिएट किया कि तुम यही करो, इसके अलावा तुमको नहीं करना। ये नहीं करना, वो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनका एक ही जवाब होता था कि तुम करो जो तुमको करना है। लेकिन जो भी करो वो अच्छा करना, मन से करना।
बिना मन के काम मत करना, कि तुम्हारा मन ही नहीं है, तुम उसमें काम में लगे हो, वैसा मत करना कभी भी। तो मैं इसमें बस शौक के रूप में करता गया, करता गया, करता गया। फिर ये इस स्टूडियो में, जैसा मैंने बताया, स्टूडियो में मैं आया। स्टूडियो देखने के बाद वो मैं उसको सॉफ्टवेयर खरीदे। फिर मैंने एक इसका जैसे ऑडियो इंटरफेस होता है, हम काम करते हैं उस पर, एक मशीन है, तो वो ऑडियो इंटरफेस हमने खरीदा। छोटा ऑडियो इंटरफेस, धीरे धीरे एक 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 इक्विपमेंट जोड़ते गए हम। तो ऐसे करके करके एक छोटा स्टूडियो क्रिएट किया। फिर लोगों से भी कनेक्टिविटी हुई, सिंगर्स आने लगे मेरे पास कुछ, उन्होंने गाने रिकॉर्ड किए मेरे पास, मैं भी सीखता उनसे। वो जो चीज़ें बताते हैं म्यूजिकली भी वो काफ़ी रिच थे मेरे से उस टाइम। लेकिन उस टाइम की जब मैं बात करूँ, जब मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था, तो वो मैं उनसे सीखता। जो भी पर्सन आता उससे मैं कुछ ना कुछ सीखता। ये अच्छा है, ये म्यूज़िक में ऐसा होता है, ऐसा ही म्यूज़िक क्रिएट होता है। अच्छा, म्यूज़िक में ये भी हो सकता है। अच्छा, ढोलक के साथ तबला मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, या सिर्फ़ जो गिटार है, ये भी अच्छा लग रहा है। ऐसे करके मैं धीरे-धीरे एक-एक चीज़ें इंक्लूड करता गया। जैसे मैं काम करता तो मेरे जो राजनयन जी गुरुजी हैं मेरे, मैं उनको जाके दिखाता, सर आज मैंने ये किया, सर आज मैंने ये अच्छा। किया। तो सर को ये समझ आने लगा कि इसका जो इंटरेस्ट है, वो सिंगिंग में नहीं है, या ये जो फ़ील्ड में जा रहा है वो टेक्निकल फ़ील्ड में जा रहा है। तो गुरुजी ने भी मेरे को उसी फ़ील्ड के रिलेटेड ही गाइड करना स्टार्ट किया। उन्होंने ऐसा भी नहीं बोला कि तुम सिंगिंग मत करो, तुम सीखो, सिंगिंग भी सीखो, कहीं न कहीं वो तुम्हारे काम काम आएगी, आएगा। जो आज मेरे बहुत काम आता है। तो उन्होंने बोला तुम ये पियानो जो सीखो। अब अभी आपने बात की सिंगर की, तो सिंगर को टेक्निकल ज्ञान होना भी ज़रूरी है? ऐसा कोई कंपल्सरी वाली बात नहीं है कि सिंगर को टेक्निकल ज्ञान होना ही चाहिए, पर अगर हो तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। वो ऐसे है कि एक सिंगर को ये पता है कि माइक के सामने कैसे गाया जाता है। तो सिंगर रिकॉर्ड करने के बाद उस कंप्यूटर में जाके वो क्या प्रोसेस होगा, जो इंजीनियर है उसको कैसे प्रोसेस करेगा, उसको अगर वो उसके बीच का जो दरमियान का जो होने वाला प्रोसेस है अगर उसको पता होगा, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाएगा अपने आप से। वरना क्या होगा कि उसने गा तो दिया, लेकिन उसको टेक्निक्स नहीं पता, वो कैसे गाएगा, वो प्रोसेस कैसे होगा। प्रोसेस होने के बाद वो सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन वो और बेटर हो सकता था अगर उसको उस फील्ड का भी थोड़ा नॉलेज हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा उस फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। म्यूज़िक कैसे बनता है, वो कैसे प्रोसेस होता है, वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन जैसे-जैसे सोशल मीडिया ग्रो हो रहा है और जो डिजिटल वर्ल्ड है आज का, तो उसमें बहुत लोगों को पता है, सिंगर्स को भी पता है कि कैसे रिकॉर्ड होता है और कैसे ये प्रोड्यूस होता है। तो एक अच्छी बात है हम वहाँ ये पे। कह सकते हैं कि आना ज़रूरी नहीं है, अगर आता है तो अच्छा होगा, हाँ, बिल्कुल। उसके लिए भी, सिंगर बिल्कुल, के लिए बिल्कुल। भी और रिकॉर्ड करने वालों के लिए भी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और सोशल मीडिया की बात आई तो एक हम देख रहे हैं कि जो सारा म्यूज़िक जो है वो रील में सिमट गया। जी। अगर कोई गाना है वो रील में चल रहा है तो फिर वो चल जाता है, अगर हुँ, रील में हुँ। नहीं चलता तो कहीं नहीं चलता, ऐसा भी होता है। हुँ, हुँ। उसके अलावा एक बात हम और देखते हैं कि पहले के जो गाने थे, वो उस उनकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा थी, जी, जी। लेकिन आज की डेट में जो गाने हो रहे हैं, उनकी लाइफ़ धीरे-धीरे कम होती जा रही है। आपको क्या कारण लगता है इसके पीछे? देखो, इसका अगर मैं थोड़ा अगर टेक्निकल वे में बात करूँ, पहले जो गाने थे वो एनालॉग बेस्ड होते थे, और एनालॉग को मैं अगर सिंपल वे में डिफाइन करूँ, तो आपने देखा होगा एक टेप रिकॉर्डर हुआ करता था पहले, 90s के टाइम पे टेप रिकॉर्डर हुआ करते थे। सभी म्यूजिशियंस एक साथ बैठते थे, एक साथ रिकॉर्ड करते थे, उनकी रिहर्सल चलती थी 1-1 महीना, डेढ़-डेढ़ महीना, 2-2 महीने तक। किशोर दा आ रहे हैं, म्यूजिशियंस आ रहे हैं, सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स आ रहे हैं, म्यूजिक कंपोजर्स आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं, और एक जगह पे बैठ के सब प्रैक्टिस करते थे उसका। तो वो रियाज़ सबसे ज़्यादा हुआ करता था। वो रियाज़ ही रिफ्लेक्ट करता है आज भी, क्योंकि अच्छा, मेन जो जड़ है वो रियाज़ है। किसी भी म्यूजिक फील्ड में काम करने वाले पर्सन की मूल जड़ वही है, रियाज़। अगर किसी का ध्यान रियाज़ से हटा तो वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं अच्छा नहीं हो रहा। वो डिस्ट्रैक्शन उसके क्रिएट होता ही होता है। और उस टाइम जो ऑथेंटिक साउंड था, हर इंस्ट्रूमेंट पर्टिकुलर रिकॉर्ड किया जाता था। ढोलक है, तबला है, सारंगी है, फ्लूट है, गिटार्स है, वो सब ऑथेंटिक वे में सभी प्लेयर्स उसको बजाते और रिकॉर्ड करते। और आज की बात करें तो वो आज ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि मोस्टली इंस्ट्रूमेंट डिजिटल हो गए हैं आजकल। हुँ, गिटार भी आप अगर देखोगे तो उसके सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं। आप गिटार आपको बजाना है तो आपको प्लेयर की इतनी ज़रूरत नहीं है।
आपने एक सॉफ्टवेयर लगाया, प्लगइन लगाया, आपने बजा दिया कीबोर्ड से, वो गिटार हो गया। लेकिन उसका जो डिफरेंस है, एक ह्यूमन जो चीज़ बजाएगा, वो किसके लिए बजाएगा? एक ह्यूमन के लिए। सुनने वाला भी ह्यूमन है, इंसान है, बजाने वाला भी इंसान है। तो कनेक्ट जल्दी होता है वो वो। जल्दी कनेक्ट होता है, उसका फ़ील होता है। हर बार जो भी आर्टिस्ट रिकॉर्ड करता है या जो भी आर्टिस्ट बजाता है, उसका फ़ील अलग-अलग होता है। आप एक ही आर्टिस्ट से 10 बार बजवाइए, 10 अलग-अलग दिन पे बजवाइए, आपको हर बार कुछ नया देखने को मिलेगा। वो सेम कभी नहीं होता, क्योंकि फ़ील चेंज होता रहता है। वो कंप्यूटराइज़्ड तो है नहीं कि वो फिक्स एक ही लूप पे चलता रहेगा। लेकिन वो डिफ़रेंस जो है दोनों के बीच का, ये मेरे को ऐसा लगता है कि ये है नहीं, डिफ़रेंस। एक जो आप कह रहे हो कि भई अब जो है वो सारे ऑटोमेटिक आने लगे, सॉफ्टवेयर जी, आने लगे। जी। तो ऐसे तो म्यूज़िक बनाने के लिए भी एआई आ गया और गाना गाने के लिए भी एआई आ गया, क्योंकि हमने भी कुछ दिन पहले ट्राई जी, किया था कि उसमें स्क्रिप्ट डाल दी उन्होंने, वो हमें जी। पूरा उसका रिकॉर्ड करके दे दिया गाना। उसमें वो फ्लेवर भी पूछता है, आपको सैड चाहिए या हुँ, हुँ। वो डांस बिल्कुल, के लिए चाहिए। जी। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी इंडस्ट्री में? देखो, एआई एक टूल है। एआई सिर्फ़ मैं यही कहूँगी, एक जस्ट एन टूल। इसके अलावा एआई कुछ भी नहीं है। और अभी काफ़ी पॉपुलर एक टॉपिक चल रहा है कि एआई ह्यूमन्स को रिप्लेस कर देगा, एआई ह्यूमन्स को रिप्लेस कर देगा। ऐसा नहीं है। बहुत मुश्किल है ह्यूमन्स को रिप्लेस। एआई बनाया किसने? इंसानों ने बनाया है। वो एक जैसे पहले जब ये सॉफ्टवेयर्स आए, मैं सॉफ्टवेयर की जिनकी बात कर रहा था, जब ये सॉफ्टवेयर्स आए तो भी ये बातें होती थी, यार ये सॉफ्टवेयर आ गया, अब आर्टिस्ट का क्या होगा? तबला बजाने वाला कहाँ जाएगा भाई? उसका तो जो खाना है, वही छिन उसका घर गया। चलने वाला है, जो जिस चीज़ से चलता था वो तो बंद हो जाएगा। लेकिन आज भी वो चीज़ें चलती है। वो एक टूल है जहाँ पे आप कुछ चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हो। आप अब जैसे सिंगर है कोई भी, अरिजीत सिंह है, आप अरिजीत सिंह को हर बार इमीडिएट तो नहीं बुला सकते। लेकिन एआई से आप अपना वो एक रेफरेंस के लिए काम करवा सकते हो कि हाँ, अगर ये मेरा गाना अगर अरिजीत सिंह गाएगा तो वो कैसा साउंड करेगा, हुँ। उसको समझने के लिए आप उसको इस्तेमाल करो, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। और किसी का रेफरेंस आपको चाहिए, कोई इंस्ट्रूमेंट का रेफरेंस चाहिए, आपने वहाँ से एक इस्तेमाल किया छोटा-सा पार्ट, आपने रेफरेंस लगा के देखा, तो लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं है। साउंड वाइज़ अगर मैं बात करूँ कि जो आप चीज़ कान से सुनते हो, पानी गिरने की आवाज़, तो आप कान से जो सुनोगे और माइक से रिकॉर्ड आएगा, उसमें थोड़ा फ़र्क थोड़ा होगा। फ़र्क होगा। और अगर वही कंप्यूटराइज़्ड डिजिटल क्रिएट हुआ है वो चीज़, तो उसमें तो बहुत उसमें भी ज़्यादा फ़र्क फ़र्क है। होगा। तो वो जो डिफ़रेंस है वो एआई और एक आदमी के, एक इंसान के बनाई हुई चीज़ों में डिफ़रेंस रहेगा। इसलिए मेरे को ऐसा लगता है एआई नहीं रिप्लेस कर सकता उस चीज़ों को। वो एक नहीं, टूल है, आप उसको टूल की तरह इस्तेमाल एआई से करें। पॉज़िटिव इफ़ेक्ट तो पड़ ही सकता है, हाँ, चेक बिल्कुल, करने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। पॉज़िटिव वही कि आज आज डॉ यूज़ होने लगे, आज सॉफ्टवेयर यूज़ होने लगे, गिटार्स यूज़ होने लगे, डिजिटल गिटार्स यूज़ हो रहे हैं। वो इसीलिए हो रहे हैं कि आपने 1 जो आपका काम 2 दिन में होने वाला था, आपने 2 घंटे में उसको कर दिया कंप्लीट। तो आपने एक रेफ़रेंस, एक स्क्रैच बना लिया। मेरे को ऐसा मेरे गाने में ऐसे-ऐसे पैटर्न्स चाहिए, ऐसा गिटार चाहिए, ऐसी चीज़ें चाहिए। तो जो प्लेयर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनको समझने में बहुत आसानी होती है। मेरे को ऐसा गिटार बजाना है, वरना आप उसी चीज़ को करने के लिए 3 दिन लगाना पड़ेगा आपको। अलग-अलग आपको तरीके से कोई उसी आदमी चीज़ को बजाएगा उसको। हाँ, अगर कोई बजाएगा, आज मैं सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ कर रहा, डिजिटली कोई भी चीज़ नहीं यूज़ कर रहा, सब कुछ आर्टिस्ट को बुला रहा हूँ, तो मेरे को कितने दिन चाहिए होंगे? मैं पहले गिटारिस्ट को बुलाऊँगा, गिटारिस्ट को मैं समझाऊँगा कि मेरे इस गाने का फ़ील ऐसा है, तुम ऐसा पैटर्न बनाओ, ऐसा इसको डिज़ाइन करो, फिर मैं उसको रिकॉर्ड करूँगा। तो मेरा जो काम 1 घंटे, आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट में होने वाला था, मेरे 2 दिन एक ही चीज़ पे चला जाएगा। जो जो टाइम वेस्ट हुआ, जो 2 दिन उसको डिज़ाइन करने में, वो टाइम वेस्ट ना हो। आप उसको दूसरी जगह पे यूज़ कर सको। उसके लिए वो आप यूज़ करो। उसके बाद आर्टिस्ट को बुलाओ, आर्टिस्ट को फिर रिकॉर्ड करो आप। नहीं, आप पहले उससे चेक करते हैं, उसके बाद आर्टिस्ट को बुलाते हैं या सीधा अब सॉफ्टवेयर से ही फाइनल हो जाता है? देखो, सब अलग-अलग है, गाने के हिसाब से भी कई बार ऐसा होता है, क्योंकि हर चीज़ सॉफ्टवेयर में भी अवेलेबल नहीं है। आज मैं कुछ चीज़ डिज़ाइन कर रहा हूँ, मेरे मन में आया कि गिटार का जो पैटर्न है, वो ए पैटर्न ना बज के बी पैटर्न बजना चाहिए, लेकिन बी पैटर्न जो है वो उसके अंदर है ही है नहीं। ही नहीं। वहाँ पे चीज़ें फँस जाती हैं, तो आपको उस जगह पर आपको एक गिटारिस्ट चाहिए या एक इंस्ट्रूमेंट प्लेयर चाहिए। जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जिनका सॉफ्टवेयर आज भी नहीं बना है, वो बहुत मुश्किल है।
लेकिन वो फ़ील नहीं आ पाता, जो आप फ़ील देना चाहते हो वैसा नहीं आता। जैसे सारंगी की बात करूँ मैं, तो सारंगी आज भी सॉफ्टवेयर पे बेस्ड नहीं है। सारंगी को आज भी आपको रिकॉर्ड ही करना पड़ेगा। आप उसका एक रेफ़रेंस के लिए आपने कुछ भी सॉफ्टवेयर से डाल दिया, लेकिन उतना ऑथेंटिक टेस्ट नहीं आता सारंगी का। उसको परफेक्ट करने के लिए आपको परफेक्ट रिकॉर्ड करने ही के लिए करना पड़ेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बिल्कुल। म्यूजिक जी, तो जरूरी है ही गाने में, उसके ज़रूरी है, बिना तो बिल्कुल। वो आवाज के बिना तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। और सही बात है। साउंड के बिना तो दुनिया की कल्पना करना तो और भी ज्यादा बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। आपके हिसाब से अगर साउंड नहीं होती तो क्या होता? तो साउंड का जो मैं इम्पैक्ट बोलूँ या इम्पोर्टेंस बोलूँ साउंड की, आपको एक एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ। आप थिएटर में हॉरर मूवी देखने जाते हो, अगर वहाँ के स्पीकर्स को बंद कर दिया जाए, आपको लगेगा नहीं कि आप हॉरर मूवी देख रहे हो, या फिर आपको उस मूवी को देखते हुए डर लग रहा है। क्योंकि हमारे जो सेंसेस हैं, वो सबसे ज़्यादा पहले डिटेक्ट करते हैं आवाज़ क्या आई। हम इसी चीज़ से घबराते हैं कि ये आवाज़ कैसी आई? जो गेट खुलने की आवाज़ जैसे फ़िल्म्स में होती है, हाँ। या किसी के चिल्लाने की आवाज़, तो वो आपके अंदर वो डर क्रिएट करती है उस मूवी को लेके। हाँ, वो गेट खुलता है तो आपको लगता है कुछ हाँ, खतरनाक होगा अंदर। हाँ, कुछ होगा, अब कुछ होगा। तो वो जो सेंस आपको बताता है, वो सेंस डेवलप करता है म्यूज़िक। आपके अंदर की जो हलचल है, उसको वो म्यूज़िक ही करता है। आपको सैड भी म्यूज़िक करता है, आपको खुश भी म्यूज़िक करता है। आपको रुलाता भी म्यूज़िक है, आपको हँसाता भी म्यूज़िक है। इसीलिए अब म्यूजिक थेरेपी भी काम म्यूज़िक आने थेरेपी लगी। भी आजकल चलती है। चलती पहले से है, लेकिन अभी ट्रेंडिंग पे है म्यूज़िक थेरेपी। जो लोगों के अंदर के इमोशंस हैं, आपने देखा होगा कि कई जो लोग हैं बहुत दुखी होते हैं, बहुत सारे कारणों से दुखी होते हैं, वो म्यूज़िक थेरेपी लेते हैं। तो उस थेरेपी में वही है कि आपके इमोशंस को बाहर निकाला जाता है। जो आपका दुःख है, उसको बाहर निकाला जाता है, उसको अ, एक्सप्रेशंस में निकाला जाता है कि आप उस चीज़ को फ़ील करो, आप रो, उस चीज़ को निकालो आपके अंदर से। जो नेगेटिविटी है, आप उसको निकालो। आपने देखा होगा कई सारे स्टूडेंट्स जब पढ़ते हैं, आरएएस की तैयारी करते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं, तो वो म्यूज़िक सुनते हुए करते हैं। और कई जनों के आपने इंटरव्यूज़ भी सुने होंगे, तो मैं पढ़ता था जब गाने सुनता था, तो उसको वो मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन कहीं से किसी को भी किसी चीज़ से भी मिल किसी सकता से है। भी मिल सकता है सही। तो किसी का म्यूज़िक से मोटिवेशन मिलता है, म्यूज़िक को लेके वो मोटिवेटेड रहता है कि मैं जब मैं म्यूज़िक सुन रहा हूँ, तो मैं मोटिवेटेड हूँ। मुझे ये काम करने की इच्छा होगी, बार-बार होगी। इसी चीज़ों में जो रहता लोग है। दूसरा काम करते हैं, जी। वो अपने आप को एन्जॉय करने के लिए या मोटिवेट करने हुँ, के लिए म्यूजिक सुनते हैं। तो आप लोग जो दिन भर म्यूजिक का ही काम करते हैं, आप हुँ। बोर हो जाते हो तब आप क्या करते हो? जब हम बोर हो जाते हैं, तो हम फिर से म्यूज़िक सुनते हैं। अपना ही जब बनाया हुआ है या किसी और का? नहीं, हम सब आर्टिस्ट के सुनते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट अगर आप हो तो सबकी रिस्पेक्ट करो। सभी आर्टिस्ट हैं, सभी अपना-अपना काम करते हैं। अच्छा-बुरा कुछ नहीं होता। आर्टिस्ट ने एक आर्ट डिज़ाइन किया, उसके अंदर की जो कला है उसने अपना बताया। हाँ, वो और इम्प्रूव करता रहता है और इम्प्रूव करता रहता था। हम भी सुनते हैं, बड़े-बड़े जो आर्टिस्ट्स हैं उनको सुनते हैं, उनके क्रिएशंस को सुनते हैं, उन्होंने कैसे डिज़ाइन किया उस चीज़ को, उन्होंने कैसे बनाया, इस कॉम्पोज़िशंस को कैसे बनाया, उसमें म्यूज़िक में क्या एलिमेंट्स यूज़ किए, इस म्यूज़िक का जो ब्रिज है उन्होंने कैसे डिज़ाइन किया। तो ये सारी चीज़ें जब हम बोर होते हैं तो करते हैं, और थोड़ा-सा जब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ही हो जाता है कुछ, तो हम थोड़ा-सा उससे थोड़ा-सा दूर जाते हैं, वेकेशंस पे जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, उनकी बात सुनते हैं। बेसिकली मैं ऐसा बोलूँ तो उस जगह से थोड़ा दूसरी जगह पे जाते हैं, जहाँ वो एनवायरनमेंट ना हो, ताकि उस एनवायरनमेंट में जाए तो वापस वो क्रिएटिविटी, वो प्रोडक्टिविटी निकाल सकें। तो ऐसा हम कई बार करते हैं। नहीं, आपके साथ अभी इन दिनों हुआ है कि 3-4 दिन हो गए हो काम करते-करते अब लगता है कि यार रुकना पड़ेगा? या एक ही म्यूजिक जब आप सोते भी हो तो दिमाग में वही चलता रहता है तो रिलैक्स नहीं हो पाता आदमी? म्यूज़िक अपने आप में एक रिलैक्सेशन है। म्यूज़िक म्यूजिक रिलैक्स करता है, सब हुँ, लोगों को रिलैक्स करता हुँ। है, लेकिन जिसका तो काम ही म्यूजिक है फिर उसको रिलैक्स होने के लिए कुछ तो चाहिए होता है ना? आप पार्टी में जा सकते हो। आप मैंने जैसे बताया कि वेकेशन आप ट्रैवल कर सकते हो। आप कोई आपका जो कुछ और हॉबी है, आप उसको स्पोर्ट्स में जा सकते हो। आप किसी ऐसी चीज़ को सीख सकते हो, जो आपकी स्किल्स को और डेवलप करे। तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा उस चीज़ पे। वो लेकिन बहुत ज़्यादा किया हुआ भी नुकसान देता है उस चीज़ में। लेकिन बोर बहुत कम लोग होते हैं।
जो बोर हो रहा है वो म्यूज़िक बहुत मुश्किल है उसके लिए, क्योंकि बोर होना ही नहीं चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। म्यूज़िक तो बहुत समंदर है, करते रहो, करते रहो, करते रहो, आप सीखते रहोगे। तो जो जिसको सीखने का शौक है, वो बोर कभी होता ही नहीं है। जिसको किताबें पढ़ने का शौक है, वो आप उसको 1000 किताबें रख दो उसके सामने, वो पढ़ेगा उसको। वो बोर होगा नहीं उस चीज़ से। और वो जब मैं म्यूज़िक क्रिएट करता हूँ, तो मैं कभी बोर नहीं होता कि यार म्यूज़िक बना लिया, अब छोड़ो उसको। ऐसा बहुत रेयर केसेज़ में होता है। तो म्यूज़िक बनता रहता है, नई चीज़ें आती है, हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। तो वो सीखना जो है वो ज़रूरी है, और सीखने से ही वो बोरियत नहीं होती। आपके हिसाब से सबसे बेस्ट सॉन्ग कौन-सा रहा, जिसमें आपको बना के लगा हो कि यार क्या बना दिया मैंने खुद ने? या ऐसा होता है कि खुद को लगे कि यार हाँ, ये काम मैंने बहुत अच्छा किया है? जो आदमी क्रिएटर होता है, उसको अपनी बनाई हुई हर चीज़ पसंद आती है। चीज़ें डे बाय डे इम्प्रूव होती है। जो मैंने मेरी लाइफ़ का फर्स्ट गाना बनाया था और जो मैं आज बनाता हूँ, उसमें बहुत फ़र्क होगा। तो वो इंक्रीज़ होता है, डेवलप्ड होता है, साउंड वाइज़, नॉलेज वाइज़, म्यूज़िकली भी वो और ज़्यादा इम्प्रूव होता रहता है। तो इम्प्रूवमेंट है, वो कम या ज़्यादा ऐसा नहीं है। ये बहुत ज़्यादा मेरे को पसंद है, क्योंकि मेरे को बनाए हुए मेरे सभी गाने पसंद हैं, क्योंकि मैं सभी गानों को मन से बनाता हूँ। बिना मन मैं गाने नहीं बनाता। अगर कोई मुझको बोलता भी है कि आप बस ऐसे ही बना दो, तो मैं उनको मना कर देता हूँ कि मैं ऐसा काम नहीं करता। मैं जो भी काम करूँगा मेरे मन से करूँगा। बाकी सब चीज़ें बात की है। और एक चीज़ मेरे को मतलब सरप्राइज़िंग मेरे को लेके ऐसा लगा मेरे को, एक बार मैं एक इवेंट में बैठा था। अच्छा, सभी गेट टुगेदर था, बहुत सारे लोग आए हुए थे। वो म्यूज़िक से रिलेटेड नहीं थे। एक इवेंट था, कल्चरल इवेंट था। तो उसमें एक पर्सन मेरे जानने वाले थे, तो वो मेरे पास ऐसे ही बैठे थे, तो वो अपना व्हाट्सएप स्क्रॉल कर रहे थे। तो स्क्रॉल करते-करते उनके सामने कोई गाना आया, जो पर्टिकुलर बीकानेर को बीकानेर पे बेस्ड। डेडिकेट करते हुए था। तो उन्होंने मेरे को ऐसा मोबाइल सामने पकड़ाया और कि ये गाना देखो एक बार। मैंने गाना देखा, मैंने उनको कुछ बोला नहीं। मैंने ठीक है, अब बताइए कि तुम ऐसा गाना क्यों नहीं बनाते? ये गाना देखो ना, अभी सब जगह बीकानेर के अंदर वायरल है। तुम ऐसा गाना बनाओ ना। तो उस गाने का पर्टिकुलर नाम था मारो बीकानो। मारो बीकानो। तो वो शायद आपने भी सुना हाँ, होगा। हाँ, जी। तो वो गाना बीकानेर के अंदर सर्कुलेट हो रखा था। तो उन्होंने बोला कि यार तुम ऐसा गाना बनाओ ना यार, तुम जो गाने बना रहे हो वो लोग सुन नहीं रहे हैं, तो वो हिट नहीं हो रहा है। तुम ऐसा गाना बनाओ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप मेरे को एक बार इसका यूट्यूब पे खोल के दीजिए मेरे को। देखते हैं किसने बनाया है, अच्छा गाना है क्या, देखते हैं। फिर उन्होंने यूट्यूब स्क्रॉल किया, यूट्यूब पे नाम लिखा मारो बीकानो, तो सर्च करके उन्होंने डिस्क्रिप्शन खोला। जैसे उन्होंने डिस्क्रिप्शन खोला कि यार तुम्हारा ही नाम है, मैंने कहा मैंने ही बनाया है वो गाना। अब वो वही तो लोगों को पता नहीं होता, लेकिन लोग चाहते हैं आपसे कि आप इस तरीके का हाँ, बनाओ। बिल्कुल। तो वही वही जो हमने पहले डिस्कस किया कि हम पर्दे के पीछे काम पर करने वाले लोग हैं, तो हमारी चीज़ें सुनी जाती है, हमको नहीं जानते लोग। मैंने कई बार ऐसा देखा है वीडियो वगैरह में कि रिकॉर्डिंग कोई भी हो चाहे, उसमें टेक होते हैं 1 टेक, 2 टेक, 3 टेक। तो जब सामने सिंगर गाता है और आप रिकॉर्ड करते हैं, तो आपको झुँझलाहट नहीं होती बार-बार जब रीटेक लेता है तो? क्योंकि एक ही चीज़ को बार-बार सुनना कि यार ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, तो उसमें झुँझलाहट नहीं होती? या गुस्सा नहीं नहीं आता है है ऐसा। सिंगर पे कि यार क्या कर रहा है? या मैं या कोई भी जो मेरे जैसा काम करता है या जो स्टूडियो में रिकॉर्ड करने का काम करता है या स्टूडियो चलाता है, वो यही चाहता है कि जो पर्सन आया है, जो आर्टिस्ट आया है, उसको अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट उसको उसका मिलना चाहिए। जो उसका गाना बनवा रहा है वो गाना, वो उसका बेस्ट टू बेस्ट रिलीज़ होना चाहिए और बेस्ट टू बेस्ट रिकॉर्ड होना चाहिए। और उसी के चलते यही फ़ोकस होता है कि उसने कहाँ गलती करी, उसको करेक्ट करो। ना कि ये उसने कितनी बार टेक्स किए, वो क्यों ऐसा कर रहा है, उसने सीखा नहीं क्या, वैसा नहीं आता है। बस यही फ़ोकस होता है कि जो चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। जो बाहर गाना सुनाई देगा, वो बिल्कुल सही सुनाई देना चाहिए। तो ये इसलिए गुस्सा नहीं चलो आता। इस पे तो नहीं आता, सबसे ज़्यादा गुस्सा आता कब है? गुस्सा मेरे को पर्टिकुलर जब आता है, जब कोई आर्टिस्ट अपने गुरु की रिस्पेक्ट नहीं करता। मैंने बहुत से आर्टिस्ट देखे हैं, जो अच्छे-अच्छे गुरु से सीखते हैं, और जहाँ कहीं भी उनको बोलने का नाम उनकी ज़रूरत होती है, जब उनको इंट्रोड्यूस करना होता है कि उन्होंने किससे सीखा, तो वो उनका नाम नहीं लेते। वहाँ पे कह देते हैं हमने खुद से सीखा है इस म्यूज़िक को। जबकि आपको
रिगार्ड्स करना चाहिए उस गुरु का जिसने आपको स्किलफुल बनाया, जिसने आपको तैयार किया, जिसने आपको सही मार्गदर्शन दिया कि आप ऐसा करो तब आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर गुरु नहीं होता तो मेरे हिसाब से आप नहीं सीख पाते, ना जहाँ आप आज स्टेज पे वो पहुँच भी नहीं पाते। तो मेरे को सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है जब कोई गुरु के बारे में कुछ गलत बोलता है या गुरु के बारे में ऐसा बोलता है कि उन्होंने किया ही क्या है, उन्होंने क्या सिखाया, किया तो मैंने कुछ है। ऐसा नहीं होता। गुरु का आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो बिना गुरु बिना ज्ञान न मिले ना, जो आपने सुनाई है लाइन, तो वो ज़रूरी है। इसलिए मेरे को उस समय बहुत गुस्सा आता है। अध्यात्म की बात करें तो उसमें भी ओमकार को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। जी, ध्यान के लिए जी, या आवाज़ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है ओमकार को, ऐसा मैंने सुना है। जी। तो आपके हिसाब से ओमकार कितना ज़रूरी है सिंगर के लिए? देखिए, हमारा जो वॉक्स बॉक्स है, वॉक्स बॉक्स के साउंड 3 तरीके के होते हैं। एक फर्स्ट होता है आ, फिर ओ और एक हम साउंड जो है, जो हमारे यहाँ से निकलता है। अगर ये तीनों के कॉम्बिनेशन आपके गले से निकल रहे हैं और बाकी जितने भी शब्द हैं, वो आपके लिप्स और आपकी जीभ वो ही प्रोनाउंस करती है। तो ओम जो है, तो ओम, अगर आप इसका आकार देखोगे, आ ओ वाह! ये 3 का कॉम्बिनेशन बन के ओम बना है। ये आपके वॉक्स बॉक्स को ट्रेनिंग देता है, आपके वॉक्स बॉक्स को रेडी करता है। आपके वॉक्स आपका जो वॉइस है आज, आप एक प्रैक्टिस करिए। कुछ महीनों तक आप ओम का डेली रियाज़ करिए। वो आपके वॉइस को बहुत चेंज कर देगा। आपकी वॉइस का ग्रोथ या जो बैरिगेट, या मैं ऐसा बोलूँ कि वॉइस का जो डेप्थ है वो बहुत क्रिएट कर देगा। लो एंड आपका सिंपल लैंग्वेज में बहुत भारी कर देगा वॉइस आपका। जिसमें आप जब माइक पे बोलोगे आपको लगेगा कि कोई पर्सन बोल रहा है, उसको सुनना चाहिए। तो वो वॉइस को क्रिएट करने के लिए ओम का सजेशन दिया जाता है। और दूसरा, ओम में इतनी वाइब्रेशंस हैं कि आपके बॉडी को भी वो हील करता है। अच्छा, तो मेडिटेशन में जब भी आप जाएँगे, मेडिटेशन में फर्स्ट आपको ये किया जाता है कि आप ओम का रियाज़ करिए, ओम को बोलिए। तो जो आपकी ब्रीथिंग कैपेसिटी है, वो भी उससे इंक्रीज़ होगी, आपका वोकल्स है, वो भी रेडी होगा, प्लस आपका जो सुर है, वो भी थोड़ा-थोड़ा उससे सटीक लगना स्टार्ट होगा। क्योंकि है ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, ओम जो गले को तैयार करने में, हर सिंगर के लिए ज़रूरी है। हर सिंगर के लिए और ज़रूरी हम अगर ऐसे कहें कि सामान्य व्यक्ति भी करे तो उसके लिए तो प्रॉफ़िट ही है। होना है बिल्कुल, उससे। बिल्कुल, बिल्कुल। एक सिंगर की जब भी बात आती है, कोई भी लोग सुनते हैं तो वो ऑटो ट्यून पे बहुत ज़्यादा वो करते हैं जी। कि ये कुछ नहीं है, ऑटो ट्यून है। तो ऐसा रियल में होता भी है या केवल लोग ही कहते हैं? ऑटो ट्यून आप उसको ऐसा समझ सकते हो, एक सिंगर ने गाना गाया, वो पिच परफेक्ट है, उसने सुर में गाना गाया, लेकिन उसको और मीठा, उसको और स्मूथ करने के लिए और थोड़ा सुर में एकदम बिल्कुल एक्यूरेट करने के लिए, तो ऑटो ट्यून वहाँ यूज़ होता है। और जैसे डांस ट्रैक्स होता है, तो सबसे ज़्यादा डांस ट्रैक्स में ऑटो ट्यून का यूज़ किया जाता है। अच्छा, क्योंकि अच्छा। मतलब जो फ्लेवर है और जो टेक्सचर आप डिज़ाइन करना चाहते हो डांस गाने में, जो रिक्वायरमेंट रहती है वो ऑटो ट्यून से आएगा। ऑटो ट्यून का मतलब ये नहीं कि कोई भी सिंगर बन सकता है, ऐसा नहीं होता। ऐसा ये मिथ है कि कोई भी गाएगा, ऑटो ट्यून लग जाएगा, गाना हिट हो जाएगा या गाना बहुत अच्छा साउंड करने लगेगा, ऐसा नहीं होता। ऑटो ट्यून एक उसको ग्लूड करने के, ट्रैक के साथ ग्लूड करना और साउंडिंग, मतलब साउंड गुड करे बेसिकली, ऐसा कह इस सकते चीज़। हैं कि ऑटो ट्यून उसी के लिए है जो पहले से सिंगर है। वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसी के लिए है। इसका ऐसा आप समझ सकते हो कि उसको और वो फाइन कर देता है। आपके वॉइस टेक्सचर को, आपके टोन को वो और निखार के बाहर लेके आता है। उसको और अच्छा सुनाने लगता है वो, और गाना और अच्छा साउंड करने लग जाता है ऑटो ट्यून से। ये आप ऐसा इसको समझ सकते हो। तो ऑटो ट्यून नॉन सिंगर को सिंगर नहीं बना सकता। सीखना पड़ेगा आपको। सिंगर आपको बनना है तो आपको सीखना तो पड़ेगा। उसके बाद ही आप वो चीज़ टूल यूज़ करो, आपको ज़्यादा रिज़ल्ट देगा और बेहतर बना सकता है ऑटो और ट्यून। बेहतर बना सकता है आपको। हम बात ऑटो ट्यून की कर रहे थे। जी। तो ऑटो ट्यून में तो हो गया कि भई सिंगर जो गाता है उसको और बेहतर कर देता है। लेकिन गाने में जो सबसे महत्वपूर्ण है अगर सिंगर के बाद देखा जाए तो वो लिरिक्स है। जी।
तो आपके हिसाब से लिरिक्स कितने महत्वपूर्ण हैं? लिरिक्स एक गाने का बहुत बड़ा रोल है। मतलब आप जो गाना सुनते हो, धुन हो गया, म्यूज़िक हो गया, लेकिन लिरिक्स के बिना वो गाना मीनिंगफुल नहीं होता। लिरिक्स ऐसा जैसे एक गाना आया था मुँह मोह के दागे, हुँ, जो उनके राइटर हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी कि एक तू दिन सा है, मैं रात आना दोनों मिल जाएँ शामों की तरह, क्योंकि दिन और रात एक ही जगह मिलते हैं, दिन वो शाम शाम है। होती। तो कितनी गहरी बात है, उस बात को लिखने, उस धुन के अंदर मर्ज करना और लोगों तक वो पहुँचाना और उस फीलिंग को एक्सप्रेस करना, वो लिरिक्स का काम है। इसीलिए एक गाने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है लिरिक्स का। उसके बिना गाना है ही नहीं वो। आप सिर्फ़ धुन थोड़ी ना सुनोगे, आप ट्यून ज़्यादा समय तक नहीं सुन पाओगे। आपको कुछ ना कुछ शब्द चाहिए उसको फ़ील करने के लिए। बेसिकली मैं इसको अदर वे में कहूँ तो आपकी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए या आपके जो मन के ख़्याल हैं, उनको बाहर लाने के लिए शब्द चाहिए आपको। हम जो आज बात कर रहे हैं, उनमें एक शब्द है। वो शब्द, वो लिरिक्स उस गाने को डिफ़ाइन करते हैं कि ये गाना सैड है, ये रोमांटिक है, ये डांस है। धुन, म्यूज़िक सब अलग चीज़ें हैं, लेकिन शब्द भी अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। आपने ट्राई किया है कभी? नहीं, मैंने लिरिक्स का कभी ट्राई नहीं किया। क्योंकि बहुत से ऐसे सिंगर हैं या म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, वो दोनों तीनों काम साथ में करते हैं। वो गाना करते हैं, लिख भी बिल्कुल। लेते हैं, गा भी लेते हैं, डायरेक्ट भी कर लेते हैं। तो नहीं आपने मैंने ट्राई नहीं ऐसा किया कभी-कभी मुझे भी लिखना चाहिए? नहीं मैंने अभी क कभी ऐसा ट्राई नहीं किया। इन फ्यूचर मैं ट्राई करना चाहूँगा। जब आप कोई गाना बनाते हो तो वो दिमाग में चलता रहता है, रात को हुँ, सो तो भी चलता रहता है, सुबह उठो हुँ। तो भी चलता रहता है। तो उससे उसको कैसे हैंडल किया जाए उस स्थिति को? एक मैं इंसिडेंट बताता हूँ मेरे साथ जो हुआ। एक बार मैं रात को सो रहा था, जब मेरे दिमाग में एक ट्यून बज रही है और मेरे सपने में मैं किसी के साथ बैठा हूँ, किसी आर्टिस्ट के साथ बैठा हूँ, मैं उसको वो धुन सुना रहा हूँ, कि ये धुन ऐसा है और सबकॉन्शियसली मैं उस चीज़ को सेंस कर पा रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी ट्यून है और इस पे ये काम किया जा सकता है। मैं ऐसा कह सकते हो आप कि आधी नींद में था और आधा मैं जग रहा था और मैं चाह रहा था कि मैं मेरा फ़ोन उठाऊँ और उस धुन को रिकॉर्ड कर लूँ कि वो बहुत अच्छी धुन है। लेकिन मैं बहुत ट्राई किया मैंने। तो फर्स्ट टाइम जब ये मेरे साथ हुआ, तो मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर पाया। जब मैं सुबह उठा, मैंने सोचा मैं सुबह उठूँगा तो मेरे को ये चीज़ें याद रहेगी, जो धुन बनी है वो मेरे को याद रहेगी। लेकिन वो वैसा हुआ नहीं। अगली बार फिर जब मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मैंने आधी रात को करीब 2 या 3 बजे होंगे, मैंने अपना फ़ोन उठाया और उसको रिकॉर्ड किया, जैसे-तैसे उसी आधी नींद के अंदर। फिर उसको मैंने सुबह डिकोड करने की कोशिश करी कि मैंने जो नींद में जो ट्यून सोची थी, वो कैसी होगी। उसको फिर मैंने थोड़ा बहुत रेडी किया, फिर उसको गाने के अंदर कन्वर्ट किया। तो ऐसा होता है कई बार। आपको लगभग 10-12 साल हो गए इस फील्ड में। जी। अब जो नए लोग जो आ रहे हैं इसी फील्ड में आना चाहते हैं क्योंकि म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए कहा जाता है कि ये बहुत मुश्किल है, इसमें काम मिलना भी मुश्किल है, इसमें सबसे मुश्किल है टिका रहना। जी। तो अब जो लोग नए लोग आ रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जो नए लोग आ रहे हैं, मैं उनको यही कहूँगा सबसे पहले आप सीखिए। सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक आप सीखेंगे नहीं, तब तक आप किसी भी फ़ील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि तब जब तक आपको नॉलेज ही नहीं होगा किसी चीज़ का, आप उसको कैसे काम करेंगे? आपको पता ही नहीं कि लिरिक्स कैसे लिखे जाते हैं, आपको पता ही नहीं कि पियानो कैसे बजता है, आपको पता ही नहीं कि ये सॉफ्टवेयर्स काम कैसे करते हैं, म्यूज़िक क्रिएट कैसे होता है, धुन कैसे बनती है। जब तक ये आपको पता ही नहीं होगा, आप कैसे काम कर पाएँगे? तो जो कुछ लोग होते हैं जो जो स्टार्ट करते हैं, मतलब वो क्या होता है कि कुछ ही दिनों के लिए काम करते हैं। एक बार मैंने देखा किसी को वो इंस्पायर होते हैं, जैसे किसी पर्सन को देखा कि ये बहुत अच्छा गा रहा है, मैं भी ऐसा बन जाऊँगा, मैं फ़ेमस हो जाऊँगा, मैं जैसे गाने गाने लगूँगा, मैं फ़ेमस हो जाऊँगा। वो फ़ेमस होने के चक्कर में वो उस चीज़ में फँस जाते हैं, क्योंकि वो ऑथेंटिक वे में उस काम को नहीं करते। जैसे जो अगर आप क्लासिकल गुरु किसी के पास जाएँगे, वो यही कहेंगे आप सबसे पहले अपने रियाज़ पे ध्यान दीजिए, अपने सा पे ध्यान दीजिए। सा रे गा मा पा धा नी सा जो भी आगे नोट्स हैं, वो बात कीजिए, सबसे पहले आप सा पे रुकिए। सा आपका साधना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहीं से स्टार्टिंग है, यहीं पे एंड है। आप अगर सरगम को देखेंगे, वो सा से शुरू होके सा वापस पे सा ही पर खत्म होता है। तो सा ही बेस है उसका, फाउंडेशन ही वही है। तो आपको उसका रियाज़ करना ज़रूरी है। फिर आप धीरे-धीरे और चीज़ें सीखते हैं लोगों से।
जैसे-जैसे फ़ील्ड के अंदर आप जाते हैं, तो आप नए लोगों से भी मिलते हैं, उनसे सीखते हैं। तो वो सीखने का प्रोसेस है, कुछ लोग छोड़ देते हैं। एक स्टेज पे आके वो क्विट कर देते हैं वहाँ पे कि अब नहीं हो पाएगा। क्योंकि म्यूज़िक के अंदर आपका पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमीडिएट इसमें कुछ भी नहीं होता। रातों-रात चीज़ें वायरल जो लोगों को लगता है कि यार ये गाना सिंगर ये आया, ये रातों-रात वायरल हो गया, वो रातों-रात नहीं है। वो गाना भले ही उसका रातों-रात वायरल, लेकिन उसके पीछे की जो उसके 8 साल, 10 साल, 15 साल की मेहनत है, वो किसी को पता नहीं चलती। पीछे बहुत मेहनत होती है तब बहुत एक मेहनत होती है। वायरल हो तो जाता है। वो एक गाना उसने मान लो 500 गाने किए, तो वो 500 गानों के बाद उसका एक गाना वायरल होता है। तब उसका लोगों के सामने वो गाना पहला काउंट होता है, कि इसने ये पहला काम किया, ये पहला गाना इसका ये वायरल हुआ। वो ये 500 तो पेशेंस रखा तो 501 वाइट हो गया। हाँ, वो हिट कभी भी हो सकता है, वो ऐसा कोई इक्वेशन नहीं है उसका। नहीं, जैसे जितने भी हम गाने देखे हाँ, कि भई जो हिट हो रहा है उसके पीछे बिल्कुल, काफ़ी बिल्कुल। मेहनत रही है। बिल्कुल, बिना मेहनत के वो चीज़ अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि सेंस डेवलप करने में बहुत टाइम लगता है। सेंस एक दिन में डेवलप नहीं होता म्यूज़िक का। धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप सुनते हैं लोगों को, म्यूज़िक के अंदर और डीप के अंदर जाते हैं आप, म्यूज़िक का सेंस और ज़्यादा डेवलप करते हैं। तो आपको एक स्टेज पे जाके समझ आने लगता है कि ये चीज़ें वर्क करेगी या ये चीज़ें नहीं वर्क करेगी। मैं आज भी ढूँढता हूँ कि कुछ नया साउंड मिले मेरे को, कुछ ऐसी नई चीज़ जो लोगों को पसंद आए। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टफ़ चीज़ है कि हर गाने में कुछ नया बात ढूँढना। आप कॉपी नहीं कर सकते। जो आपने पीछे कर दिया आप उसको कॉपी नहीं कर सकते। हर बार कुछ हर नया। बार कुछ नया आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा, हर बार कुछ नया सोचना पड़ेगा आपको, जो आउट ऑफ द बॉक्स हो। कोई अगर आपके पास आता भी है तो उसकी भी डिमांड यही रहती है कि कुछ नया बिल्कुल होना डिमांड चाहिए। यही यही डिमांड रहती है सभी की कि कुछ नया होना चाहिए। कोई नया भी क्या चीज़ वो नहीं पता, बस नया होना चाहिए। नया होना चाहिए। कुछ ऐसा होना चाहिए जो लोगों ने आज तक सुना ना हो, और वही क्रिएटिविटी है, और उसी पे हमको काम करना पड़ता है। आपके हिसाब से सफलता क्या है? आप कब मानोगे कि भई हाँ, अब मैं सफल हो गया या ये तो कम से कम होना ही चाहिए? सफलता वो है जब मैंने गाना बनाया, वो लोगों को पसंद आया, वो मेरी सफलता है। व्यूज़ कितना है, वो मैटर नहीं करता। व्यूज़ बहुत एक काउंटिंग है, व्यूज़ कैसे भी बढ़ सकते हैं, व्यूज़ मैटर नहीं करता इतना। वो लोगों को पसंद कितना आ रहा है, लोग उसके बारे में कितनी बात करते हैं, कितनी चर्चा करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया मारो भी खानो करके ऐसे ही मेरा एक रिसेंट गाना रिलीज़ हुआ, जिसका नाम था मोरिया रे मोरिया, जो टी सीरीज़ पे रिलीज़ हुआ। तो एक पर्सन का मेरे पास फ़ोन आता है कि आप जल्दी मेरा वीडियो कॉल उठाइए, आपको कुछ दिखाना है। मैं भी शॉक था, ऐसा क्या है? मैं वीडियो कॉल उठाया, तो उसने एक ही लाइन बोली कि जो पुलिस थाना है आपके वहाँ पे आपका वीडियो वायरल हो गया। मैं थोड़ा शॉक हुआ क्योंकि उसने ये बात बोली, तो मैं एक बार तो टेंस में हो गया कि कौन-सा मैं वीडियो वायरल हो ये गया? क्या हुआ है? ये क्या वीडियो वायरल हुआ है? ये बात क्या कर रहा है? क्योंकि मेरे टॉपिक से बिल्कुल अलग था। फिर आप क्या 1 मिनट रुको, आप देखो मोबाइल के अंदर। फिर उसने मेरा जब गाना स्टेटस में उसके दिखाया, तो मैं कहा अच्छा इसकी बात कर रहा है ये। मैं कहा पता नहीं क्या बात कर रहा है ये? कहाँ से लेके आया है ये चीज़? तो वो एक अलग इम्पैक्ट क्रिएट करता है। वो सक्सेस ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ अचीव किया है। वो सक्सेस नहीं, वो एक अचीवमेंट है। जब लोग उस गाने को प्यार देते हैं, लोग गाने को स्टेटस लगाते हैं, शेयर करते हैं, लोग सुनते हैं, अपने इवेंट्स के अंदर सुनते हैं, शादियों के अंदर गानों को चलाते हैं, उस पे डांस करते हैं। कोई जब अकेला बैठा है, जो ट्रैवल कर रहा है, आपका साथी है। बेसिकली म्यूज़िक में ऐसा कह सकते हो, म्यूज़िक आपका साथी है। आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, आपका कोई साथी नहीं, म्यूज़िक साथी है म्यूज़िक आपका। साथी, अकेला नहीं होने देता आपको। आपको कभी अकेला नहीं, वो एक पर्सन है म्यूज़िक अपने आप में, जो आपके साथ हमेशा रहता है। आपके दुःख में, आपके सुख में। अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हो, आपको मोटिवेट होना है, तो आपके लिए वो एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह काम करेगा वो। और जो म्यूज़िक है, तो बल म्यूज़िक इतना बड़ा है कि इसके बारे में जितना बात किया जाए, वो उतना कम है। मैं अंतिम सवाल आपसे पूछना जी। चाहूँगा कि अगर आप म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं होते, तो आप क्या कर रहे होते? अगर मैं म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं होता, अगर मैं इस फ़ील्ड में नहीं आता, या मेरा वहाँ पे मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मेरे को इस फ़ील्ड में जाना चाहिए, तो मैं आज किसी कॉमर्स फ़ील्ड के, जैसे मान लो या तो सीए ऐसा कुछ होता, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट होता, या मैं एमबीए कर रहा होता, या किसी गवर्नमेंट कोई जॉब कर रहा होता मैं, मेरा ऐसा होता। क्योंकि सभी मैंने यही देखा है, क्योंकि फैमिली में सभी गवर्नमेंट के अंदर है, कोई बैंक में है, कोई किसी में है।
तो शुरू से वैसे देखा भी वही है कि, और जैसे हम आसपास के माहौल की बात करें तो सभी एक ही चीज़ें बात करते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, आपको जॉब करना है, आपको ये क्रैक करना है, आरएएस करना है, आईएएस करना है या सीए करना है, या फिर किसी भी एलडीसी यूडीसी, इसमें आपको इस फील्ड के अंदर जाना है। अगर इससे लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, म्यूजिक लाइन से या इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री से लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस मिलता नहीं है और लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ इंडियन आइडल में जाके या वहीं पे ही आपका नाम हो सकता है। ऐसा सिर्फ ऐसा नहीं है कि वहीं पे जाएंगे तो नाम होगा। आज की डेट में अगर आप देखोगे, सोशल मीडिया इतना पॉपुलर है या इतना ज़्यादा आगे आपको है, घर से भी बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम कुछ भी उपलब्ध है कहीं पे वहीं। भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल पे कर सकते हो। आप आपके अंदर टैलेंट है तो दुनिया आपको प्रमोट करेगी या आपका सपोर्ट करेगी। अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो आप उस टैलेंट को बिल्ड करें, फिर आपकी दुनिया आपको सपोर्ट करेगी। लेकिन टैलेंट होना और टैलेंट को डेवलप करना ज़रूरी है। अगर आपके अंदर वो चीज़ें आ जाती है तो आप कहीं से भी काम करिए, आपको सब पसंद करेंगे लोग। सोशल मीडिया पे आप बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट मैंने देखा है जो इंस्टाग्राम पे ज़ीरो से स्टार्ट किया जिन्होंने, और आज वो बहुत फेमस है और अपने फील्ड के अंदर बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कई सारी मूवीज़ भी की है। तो ऐसे भी होता है, ज़रूरी नहीं है आप वहीं पे जाएँगे तो आपका काम होगा। आजकल हर जगह हर चीज़ अवेलेबल है। डिजिटली भी सब चीज़ अवेलेबल है और आपके शहर में भी हर चीज़ें आई थिंक और सब नहीं तो अवेलेबल सोशल है। मीडिया तो बहुत ही बढ़ चुका है, सारा काम बहुत आप ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। घर पे ही कर सकते हो। बिल्कुल, घर पे भी कर सकते हो आप। आप हमारे यहाँ पधारे, आपने बहुत सारी बातें की और जो लोग देख रहे हैं उन्हें बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी म्यूज़िक के बारे में। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आपको आगे के थैंक यू। लिए आपके शुभकामनाएँ। आपके हम आभारी हैं, आपने हमें यहाँ पे बुलाया। बहुत अच्छा स्टूडियो आपने बनाया है और आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं। लोगों को आप बता रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। लोगों के सामने आप ऐसे-ऐसे लोगों को लेके आ रहे हैं, जिनको लोग नहीं जानते, उनके बारे में बता रहे हैं। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप क्रिएट कर रहे हैं। तो हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। अरे बहुत-बहुत आभार आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद।